हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू द थर्ड लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। आज हम करने वाले हैं हमारा बोहर्स कॉन्सेप्ट, जिसके साथ साथ हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे एंड वेव्स के बारे में भी बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, 7009294662। अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं देन आप इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं देन अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से हैं तो आप इसी नंबर पर कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारे बोहर एटॉमिक थ्योरी के मेन चीज़ के साथ। ठीक है, अब देखो भाई, बोहर एटॉमिक थ्योरी असली क्या है, ठीक है, वो तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ कहानी में इतनी चीज समझो कि रदरफोर्ड जो था वो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो करता आ रहा था। ठीक है, बट बोहर जो था, बोहर का ज़्यादा फोकस, ठीक है, जो नील बोहर थे उनका ज़्यादा फोकस किस पे था, क्वांटम मैकेनिक्स पे था। तो उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल जो दिया, जो उनकी एटॉमिक थ्योरी थी, उनकी एटॉमिक थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से थी। ठीक है, अब ना बहुत एक बेसिक चीज़ है, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मैं बात करता हूँ। मान लीजिए आपकी और मेरी लड़ाई हो गई, ठीक है, ऐसे जस्ट इन केस। ठीक है, मैं वैसे लड़ाई वड़ाई के चक्कर में ज़्यादा पड़ता नहीं हूँ, ठीक है, मैं पहले भाग जाता हूँ। चलिए, तो मान लीजिए आप ये हो, ठीक है, और मैं ये रहा। मेरे हाथ में पानी का पाइप है, ठीक है, और आपके पीछे ना पत्थर पड़े हुए हैं। हमारी लड़ाई हो गई। ठीक है, तो अभी हम क्या है, लड़ाई का मेन मकसद क्या होता है, लड़ाई का मेन मकसद होता है सामने वाले को डैमेज देना। ठीक है, वो किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। मान लीजिए मैं आपके ऊपर पानी की बहुत तेज धार फेंक रहा हूँ, ठीक है, तो उससे भी आपको डैमेज होगा। आप मुझ पे पत्थर मार रहे हो, मुझे भी डैमेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या आ रही है, बेसिकली हम एक दूसरे की तरफ एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, बस हमारे एनर्जी ट्रांसमिट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं जो आपके ऊपर पानी फेंक रहा हूँ, देखो पाइप के थ्रू पानी फेंक रहा हूँ, तो वो क्या है जी, वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या जा रही है, एनर्जी ट्रैवल हो रही है। ठीक है, वहीं आप हो, आपके हाथ में पत्थर हैं। अब पत्थर क्या हो गए भाई, पार्टिकल्स हो गए एक हिसाब से। ठीक है, अलग अलग यूनिट्स होती हैं पत्थर। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आप एक पत्थर उठाया आपने फेंका, दूसरा पत्थर उठाया आपने फेंका, तीसरा उठाया फेंका, तो आप भी मेरी तरफ एनर्जी ही ट्रांसमिट कर रहे हो। ठीक है, नो डाउट आप भी मेरी तरफ एनर्जी ही ट्रांसमिट कर रहे हो। बट जो आप मेरी तरफ एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हो वो कैसी है, वो डिसकंटिन्यूअस एनर्जी है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। और ऐसी डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में जब कोई एनर्जी ट्रांसफर होती है तो हम बोलते हैं कि ये एनर्जी जो है ये क्वांटाइज्ड हो गई है। ठीक है, एक होती है आपकी कंटिन्यूअस फॉर्म वाली और एक होती है आपकी क्वांटाइज्ड वाली। क्वांटाइज्ड इज जो पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है। ठीक है, मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम दोनों पढ़ेंगे। हम मैक्सवेल्स का वेव के बारे में भी बात पढ़ेंगे और प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, जिसमें मैं डिसकंटिन्यूस फॉर्म में एनर्जी भेजूंगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं भाई हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि आपके सोर्स से किसी पॉइंट बी तक, ठीक है, सोर्स से किसी पॉइंट बी तक जो एनर्जी ट्रैवल होती है, स्पेशली इन केस ऑफ लाइट, ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ लाइट, वो क्या होती है, कुछ छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में या फिर कह लो कि छोटी छोटी एनर्जी की यूनिट्स की फॉर्म में ट्रैवल होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट के केस में जो ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या यूनिट्स हैं, लाइट के केस में इनका नाम पड़ जाता है जी फोटोन। ठीक है, तो लाइट के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स या फिर लाइट की छोटी छोटी एनर्जी वाली यूनिट्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फोटोन बोलेंगे। अब फिर से हमारे इसी केस पे वापस आओ, आप मेरी तरफ एक एक करके पत्थर मार रहे थे। ठीक है, मान लो कि आप कोई बल्ब हो या फिर आप कोई लाइट का सोर्स हो, तो आप टेक्निकली मेरी तरफ एनर्जी फेंक रहे हो, लेकिन किस फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में या फिर यूनिट्स की फॉर्म में। क्लियर, तो फोटोन क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट एनर्जी यूनिट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट एनर्जी यूनिट्स होती हैं। नाउ लाइट एनर्जी जो होते हैं, इट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सोर्स टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे। ठीक है, क्वांटा, यही जो क्वांटा होता है लाइट के केस में, इसको हम फोटोन नाम दे देते हैं। ठीक है, ये फोटोन कहलाया जाता है किसके केस में, लाइट के केस में। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जब जब मैं बोलूंगा क्वांटम, ठीक है, तब तब मतलब मैं एक सिंगल फोटोन के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब जब मैं बोलूंगा क्वांटा, क्वांटा के लिए क्या होगा, ये प्लूरल होगा, यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। क्लियर है, चलिए
ये ठहरी बात किसकी, आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। तो अगर आपको एक लाइन में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बतानी हो तो आप क्या कहोगे कि जो भी एनर्जी होती है इट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम द सोर्स टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ आपके स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। और यही क्वांटा, अगर मैं लाइट के केस की बात करूं, लाइट एनर्जी जब होती है, ठीक है, लाइट जो एनर्जी का सोर्स हो, तो तब क्या रहेगा, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम फोटोन नाम दे देते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ से डायग्राम से क्लियर दिख भी होगा। ये सोर्स है, ठीक है, बल्ब है, ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी भेज रहा है किसी पॉइंट बी तक, मान लो। फिर आता है वेव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, वेव के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको वेव नेचर भी पढ़ानी है, तो मेरी हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। आज हम देखने वाले हैं वेव्स के अलग अलग कंपोनेंट्स। पहली बात, वेव क्या है? वेव जो है वो एनर्जी ट्रांसमिशन का ही एक तरीका है, ठीक है। वेव कोई बहुत नई, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिशन का एक कह लो कि तरीका है। और जब जब मैं डी ब्रॉगली वाले कॉन्सेप्ट पे आऊँगा ना, जब आगे धीरे धीरे जाके, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम में से भी वेव्स निकलती हैं, ठीक है। चलिए, तो आप बचपन से वेव का डायग्राम देखते आ रहे हैं, ठीक है, वेव का ग्राफ देखा होगा तो वो हमेशा इस तरीके से दिखता है। वेव के अंदर क्या होता है, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है, यानी कि ऊपर की तरफ को पॉइंट कर रहा होता है, दिस पीक इज द क्रेस्ट, और नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ, ठीक है। तो जो ऊपर जा रहा है दिस इज क्रेस्ट, और ये वाला हिस्सा जो नीचे आ रहा है दैट इज ट्रफ, ठीक है। हमेशा और हमेशा याद रखियो, क्रेस्ट जितना लंबा होगा ट्रफ भी उतना ही लंबा होगा। क्लियर? अलग अलग पॉइंट्स देखते हैं हम वेव के। सबसे पहली होती है भाई किसी वेव की वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ, वेवलेंथ इज अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव, यानी कि इस पॉइंट से लेके, ठीक है, इस पॉइंट से लेके आपकी इस पॉइंट तक, ठीक है, वेव कितनी लंबी गई, ठीक है, वेव कितनी लंबी गई, ये क्या हो गया भाई, इसका वेवलेंथ हो गया, ठीक है। चलिए, दूसरी बात आती है भाई आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लैम्डा इसका सिंबल होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, याद रखो ये वी नहीं है, ठीक है, ये न्यू होता है। क्लियर? चलिए, तो क्या होता है, जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट में से कितनी बार मेरी वेव पास हो रही है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ मेरे कोई भी आप लेंथ ले लो, ठीक है, कोई भी रैंडम लेंथ मान लो, ठीक है, उस तक पहुंचते पहुंचते मेरी कितनी नंबर ऑफ, मान लो मैंने इतनी ही लेंथ ली, ठीक है, इतनी ही लेंथ ली, ये इतनी, ठीक है, जितना ये इसका लाइन दिख रही है ना आपको, हाँ, ठीक है, इतनी ही मान लो मैंने लेंथ ली। अब इस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर मेरी कितनी बार कह लो कि वेव पास हुई, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हुए। अब देखो, अगर इतनी बड़ी वेव होती, ठीक है, अगर इतनी बड़ी वेव होती तो वो क्या करती, सिर्फ एक ही वेव पास होती। लेकिन अगर ऐसी पतली पतली वेव्स होती तो वो क्या होती, नंबर ऑफ ज़्यादा पास कर सकती। इसीलिए फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, एक पर्टिकुलर एरिया में ग्राफ के मेरे कितने नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो टोटली पास हो सकते हैं, दिस इज नोन एज दी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद अगली आती है जी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अगेन कि आपकी वेव पर सेकंड में कितना ट्रैवल कर सकती है, जैसे हम नॉर्मल स्पीड के केस में गिनते हैं, ठीक है, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अब ये ठहरी बात किसी भी नॉर्मल वेव की, कोई भी वेव हो, साउंड वेव हो, ठीक है, एनीथिंग। बट अगर मैं बात करूं ईएम वेव की, ठीक है, ईएम वेव इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, आप क्लास 12th में भी इसके बारे में पूरा फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ोगे। तो ईएम वेव्स की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो क्या करती हैं, वो ट्रैवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए हम v को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, c के साथ। यहाँ पर c क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जिसका वैल्यू हमें पता होता है 3 इंटू 10⁸। क्लियर है? चलिए, यस, तो वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई, अनलाइक द मैटर वेव्स ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द सेम स्पीड दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। फिर आता है डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बट सेम वेलोसिटी। सभी के सभी ईएम वेव्स, जितनी भी आपकी टाइप ईएम रेडिएशंस होती है ना, एक पूरा ईएम स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है। उसके अंदर वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, उसमें एक्सरे आती है, इंफ्रारेड आती है, ठीक है, उसके अंदर आपका विजिबल स्पेक्ट्रा आता है, ठीक है, तो वो सारा कुछ होता है, ठीक है, इसके अंदर।
तो उसमें जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स होंगी उन सब की वेवलेंथ अलग हो सकती है, उन सब की फ्रीक्वेंसीज अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सब की वेलोसिटी क्या रहेगी, उन सब की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। फिर बात आई भाई हमारे वेव नंबर के बारे में। तो वेव नंबर का क्या मतलब होता है? वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक यूनिट लेंथ ले लेता हूं तो उसके अंदर कितनी मेरी वेव्स निकल सकती हैं, वो क्या हो जाता है? वेव नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले बात तो इसको म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हम ये ऊपर लाइन खींचते हैं ना, इसको बार बोलते हैं। तो आपके न्यू बार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा। ये सभी आप कब यूज करोगे? न्यूमेरिकल्स के अंदर ये सभी फॉर्मूलाज यूज करोगे। ठीक है, अब भाई क्वांटम बेसिस के हिसाब से देखें किसी एक फोटोन का एनर्जी, तो वो क्या होता है? क्वांटम बेसिस के हिसाब से किसी एक फोटोन का एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आपके फ्रीक्वेंसी के। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, फोटोन का एनर्जी उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए बीच में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज एच। ये h क्या है? दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल्स पर सेकेंड। क्लियर होगी इतनी बात? चलिए, अब देखो यहां पर हमने एक फॉर्मूला किया था, ठीक है, कि v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अगर मैं मान लो यहां पर इस फॉर्मूला में इस न्यू की वैल्यू को स्विच करना चाहूं, तो क्या मैं इसे v अपॉन लैम्डा या फिर कह लो कि c अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं? ठीक है, जब लाइट का केस होगा तब c लिख देंगे। ठीक है, लिख सकता हूं ना? तो मैंने क्या कर दिया, इसका फॉर्मूला क्रिएट किया, दैट इज एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये किसके केस में होगा? लाइट के केस में। ठीक है, जब आपकी लाइट होगी। ठीक है, बाकी अगर कोई फोटोन नहीं है, कोई दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, फोटोन नहीं है, कोई दूसरा पार्टिकल है, तो उसकी ईएम वेव भी कोई दूसरी होगी, तो आप इसको क्या लिखोगे? एच वी अपॉन लैम्डा लिखोगे। क्लियर? तब वो फोटोन का एनर्जी नहीं होगा, जो आप पार्टिकल क्वेश्चन में होगा ये उसका एनर्जी होगा। क्लियर? चलिए, यस, ठीक है, फिर हमारी बात आती है टोटल ईएम रेडिएशन का कितना एनर्जी होगा। ठीक है, तो वो बहुत बेसिक चीज़ है। आपके एक फोटोन का कितना एनर्जी है, प्लस सॉरी प्लस कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दो उसको किसके साथ? आपकी उस रेडिएशन के अंदर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। ठीक है, ये तो वही बात होगी कि मतलब जैसे अगर मैं आपको दुकान पे भेज रहा हूँ कि एक काम करो, ये पैसे लेके जाओ, ठीक है, और ना 1-1 रुपए की 10 टॉफियाँ ले आओ। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कितने पैसे हो लगे, तो आप कहोगे एक टॉफी 1 रुपए की है, तो मैं 10 लेकर आया तो 10 रुपए हो गए। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूं कि टोटल एनर्जी कितनी है आपकी ईएम रेडिएशन में, वो क्या रहेगी? वो होगी आपके कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स थे, ठीक है, उस रेडिएशन में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स थे, मल्टीप्लाई कर दो कि टोटल नंबर ऑफ कितने आपके सॉरी एक फोटॉन का एनर्जी कितना था, तो वो क्या हो गया आपका? n इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स को। उसके बाद कुछ कन्वर्जन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पिकोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और नैनोमीटर को कैसे करते हैं। तो एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 पिकोमीटर के लिए 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करना होता है, और 1 नैनोमीटर के लिए, नैनो से वर्ड याद रखो 9, तो 1 नैनोमीटर के लिए 10⁻⁻9 मीटर से मल्टीप्लाई करना होगा आपके आंसर को, आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भाई बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि आपका ईवी, ठीक है, ये बेसिकली एक यूनिट होती है। ठीक है, ये वो एनर्जी का यूनिट है जो कि एक स्मॉलेस्ट एनर्जी यूनिट है। इसको हम तब यूज करते हैं जब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब देखो फोटोन का जो केस होता है, फोटोन भी टेक्निकली आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डायमेंशन का ही एक चीज है। ठीक है, तो उसके केस में आपका एनर्जी जो है बहुत कम रहेगा। ठीक है, एनर्जी कम रहेगा ना, तो उसके लिए हम यूनिट भी छोटा यूज करेंगे। तो हमने क्या यूज किया फोटॉन्स वगैरह के केस में, या फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे। तो याद रखना हमेशा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में जितने भी आपके ये सब यूज होंगे, एनर्जी के लिए यूनिट्स यूज होंगे, वो सब क्या होंगे? आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। क्लियर है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कितने के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। क्लियर? तो जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का होता है डिट्टो, सॉरी जितना एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, ये डिट्टो क्या रहता है? उसके सेम ही रहता है। ठीक है, बस लास्ट में जूल लग जाता है। तो ये नंबर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्वांटम थ्योरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।